नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे केरल के राजनीति की और हम बात करेंगे केरल में भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों, 2026 आने वाले 2 महीने के अंदर केरल सहित 4 अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मित्रों, केरल का यह चुनाव शायद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब यहां केरल में चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भले ही बीजेपी को सीटें एक ही जीतने में कामयाबी मिली थी, लेकिन वोट शेयर 20% तक पहुंच चुका था। और अभी वर्तमान में जिन मुद्दों के इर्द गिर्द विधानसभा चुनाव होता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय, अगर इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने में सबसे बड़ा श्रेय अगर केरल की राजनीति में किसी स्थानीय नेता को जाता है तो वो नाम है राजीव चंद्रशेखर का। मित्रों, राजीव चंद्रशेखर की पहचान केरल के साथ है, केरल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन राजीव चंद्रशेखर का नरेंद्र मोदी से संबंध गुजरात से भी है। एक टेक्नोक्रेट के रूप में राजीव चंद्रशेखर की पहचान एक अलग प्रकार की पहचान रही है, लेकिन विगत लगभग 11 महीनों के अंदर जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजीव चंद्रशेखर, इनसे पहले के सुरेंद्रन थे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, जो कि केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हार्ड लाइनर माने जाते थे। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति को एक मॉडरेट रूप में दिखाने की आवश्यकता थी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी केरल में एक ताकत के रूप में उभर सके। भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं मित्रों, तो केरल वह राज्य है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही मजबूत है। लेकिन जितना मजबूत सांगठनिक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला, राजनीतिक लाभ नहीं मिला। लेकिन राजीव चंद्रशेखर के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जिस प्रकार से इस बार साधने का प्रयास किया है, अलग अलग मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव में एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया है, इससे पहले केरल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केरल के समाज को जोड़कर एक नए प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। मित्रों, क्या आपने कल्पना किया था कि केरल के ईसाई समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार होंगे? क्या आपने कभी कल्पना किया था कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान शशि थरूर जैसे बड़े राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले शशि थरूर जैसे व्यक्ति से को एक प्रकार से लगभग हराने की स्थिति में पहुंच चुके थे राजीव चंद्रशेखर? वैसे ही नहीं पहुंचे थे। और जिस लोकसभा सीट से मात्र 14,000 वोट से राजीव चंद्रशेखर की चुनाव में पराजय हुई थी मित्रों, उसी जिले में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का आज मेयर है। और भारतीय जनता पार्टी का मेयर तो कई शहरों में है, कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि तिरुवनंतपुरम में 45 वर्षों से वाम मोर्चा का शासन था। सीपीएम के मेयर हुआ करते थे 45 वर्षों से, और विपक्ष में कांग्रेस हुआ करती थी, यूडीएफ हुआ करती थी, लेकिन 45 वर्षों से सीपीएम के गढ़ को तोड़ नहीं पाई कांग्रेस। अंत में तोड़ा किसने? तो बीजेपी ने। आज बीजेपी का मेयर है, बीजेपी का डिप्टी मेयर है, बीजेपी के बीबी राजेश वहां मेयर है तिरुवनंतपुरम में, डिप्टी मेयर है भारतीय जनता पार्टी की आशानाथ जीएस, तेज तर्रार अधिवक्ता, युवा, महिला, दलित आशानाथ जीएस। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से वेल्लापल्ली नटेशन जैसे इजावा समुदाय के बड़े नेता का सहयोग बीजेपी को मिल रहा है, राजीव चंद्रशेखर को मिल रहा है, जिस प्रकार से सुकुमारन नायर समाज के जो एनएसएस के जो प्रमुख हैं, उनका सहयोग जिस प्रकार से राजीव चंद्रशेखर ने लेने में कामयाबी हासिल की है, ऐतिहासिक है।
आधिकारिक रूप से बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं किया है कि राजीव चंद्रशेखर हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं केरल में, लेकिन जिस प्रकार के संकेत प्रधानमंत्री ने अपने केरल दौरे के दौरान, अमित शाह ने अपने केरल दौरे के दौरान, जगत प्रकाश नड्डा जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने, या फिर नए नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने केरल दौरे के दौरान जिस प्रकार के संकेत दिए, उससे यह बात स्पष्ट है कि राजीव चंद्रशेखर के अलावा दूसरा कोई चेहरा बीजेपी अभी इस चुनाव में तो नहीं देने जा रही है। जिस प्रकार से ईसाई मतदाताओं को साधने का प्रयास लगातार राजीव चंद्रशेखर कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिल रही है, इन सब बातों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नक्शा केरल में बदलता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे शायद राजीव चंद्रशेखर एक बेहतर चॉइस है। कई लोगों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है केरल में, कई लोगों को अभी बीजेपी ने एक नया, कह सकते हैं आप, जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई उस दौरान जिस प्रकार से कई केरल के चेहरों को बीजेपी ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कुल 8 लोगों को बीजेपी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, उसमें बेल्लापल्ली नटेशन भी हैं, जिनको कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी केंद्र सरकार की तरफ से। तो कई ऐसे प्रयोग बीजेपी ने किया है वहां केरल की राजनीति में, और इन सब प्रयोगों का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जा रहा है मित्रों, तो वो नाम है राजीव चंद्रशेखर का। राजीव चंद्रशेखर लगातार भारतीय जनता पार्टी के आधार को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी 2020 पार्टी जो ईसाइयों की पार्टी है के नेता हैं साबू एम जैकब, उनका गठबंधन एनडीए के साथ हुआ। जब प्रधानमंत्री का केरल में दौरा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2020 पार्टी के संस्थापक साबू एम जैकब प्रधानमंत्री की सभा में मौजूद थे और एनडीए में शामिल हुई। मित्रों, सेंट्रल केरल जो है, मध्य केरल के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 2020 पार्टी के साथ गठबंधन होने का लाभ बीजेपी को जबरदस्त मिलने की संभावना है। एक माहौल बनाया है केरल के अंदर राजीव चंद्रशेखर ने, और उस माहौल के केंद्र में राजीव चंद्रशेखर ने खुद अपने आप को खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी की राजनीति के खिलाफ। परिणाम क्या हुआ? वहां एलडीएफ मुख्य मुकाबले से बाहर होती हुई दिख रही है। पिनराई विजयन मुख्य मुकाबले से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पिनराई विजयन जिस जाति से आते हैं, इझावा वर्ग से आते हैं, उसी जाति के हैं वेल्लापल्ली नटेशन, उन्हीं के पुत्र हैं तुषार वेल्लापल्ली, जो कि बीडीजेएस भारत धर्म जनसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस इझावा जाति के लोगों की पार्टी है। तो वेल्लापल्ली नटेशन जो कि वामपंथी विचार के माने जाते थे, काफी पिनराई विजयन के काफी नजदीकी हुआ करते थे, जिस प्रकार के अब बयान दे रहे हैं, वो बयान स्पष्ट है। बयान आप सुनेंगे तो किसी वामपंथी नेता के द्वारा, वामपंथी विचारधारा में पले बड़े नेता के द्वारा इस प्रकार का बयान देना आज से 2 साल पहले तक आप कल्पना ही कर सकते थे। वेल्लापल्ली नटेशन कह रहे हैं कि 2040 तक केरल जो है एक मुस्लिम बहुल राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27% वोट है मुसलमानों का केरल में। केरल में 27% वोट है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जब 2027 में नए जनगणना का रिपोर्ट निकल कर आता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि चूंकि बर्थ रेट हो चाहे कन्वर्जन हो, ये 2 तरीका है जिस तरीके से आबादी बढ़ती है, निश्चित है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी हुई मिलेगी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं केरल की राजनीति में, उसको समझने के लिए केवल एक उदाहरण से समझिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया है मित्रों, राहुल गांधी वायनाड क्यों गए लड़ने के लिए। राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन हुआ, और राहुल गांधी को लगा 2019 में
कि वो हार सकते हैं अमेठी से, अमेठी से हार सकते हैं, स्मृति ईरानी से हार हो सकती है उनकी। जाकर वायनाड से नामांकन कर दिया। क्यों? क्या अंतर है अमेठी में और वायनाड में? वायनाड में इसलिए नामांकन कर दिया कि वायनाड में मुसलमानों का वोट चुनाव जिताऊ वोट है, वहां जीतने में दिक्कत नहीं होगी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के साथ वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, इसीलिए कांग्रेस के जीतने की गारंटी थी। अब क्या हो रहा है? अब वहां मुकाबला सीधा सीधा केरल में एलडीएफ मुकाबले से बाहर होती हुई दिख रही है। पिनराई विजयन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं मित्रों केरल में कि चुनाव में आपको अंदाजा होगा कभी, सीपीएम वहां हिंदू कार्ड खेल रही है। सीपीएम वहां इजावा समुदाय के लोगों को, केरल के दलित वर्ग के लोगों को बता रही है कि मुस्लिम लीग आ जाएगा। कांग्रेस जीती तो गृह मंत्रालय जमाते इस्लामी के नेता के पास होगा, सीपीएम कह रही है। यह कोई बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, वाम मोर्चे के नेता कह रहे हैं, एलडीएफ के नेता कह रहे हैं। वेल्लापल्ली नटेशन के विवादास्पद बयानों का बचाव केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कर रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी को केरल में किस स्थिति में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। आपको क्या लगता है? आप ऐसा नहीं सोचते? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।